हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल की करंट अफेयर्स को। और ये जुलाई 2023 का संस्करण है। फुल डिस्कशन के साथ इसको डिस्कस किया गया है और साथ ही इसमें प्रतियोगिता दर्पण में जो छूट गया था टॉपिक, आपको पुरस्कार और खेलकूद, ठीक है, पुरस्कार और खेलकूद को इस वीडियो में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, या फिर आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ जैसा रहता था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और इसमें आपको पुरस्कार सम्मान और खेलकूद प्रतियोगिता दर्पण वाला इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो 4 मई को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतारा ने देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी। 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों में से है, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों में से। ठीक है, इंटरनेट यूजर में अब देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हो गए हैं 39.9 करोड़, और शहरी इलाकों में 36 करोड़ शहरी इलाकों में से। फिर देखा जाए तो अधिकांश भारतीय आबादी करीब 52% वर्ष 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी। 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56% ग्रामीण भारत के होंगे। ठीक है, और देखा जाए वर्ष 2022 में से 71% पहुंच वाले शहरी भारत में केवल 6% की वृद्धि देखी गई है, और वहीं ग्रामीण भारत में पिछले एक वर्ष में 14%, मतलब 14% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स में ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे देखें, तो नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई रुपया आया था, ठीक है, ई रुपया जो आरबीआई ने जारी किया था, ई रुपया, उसको अपनाने वाला पहला नगर निगम जो है वो है पटना नगर निगम। 23 मई 2023 को पटना नगर निगम ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्पन्न जो ई रुपया है, ई रुपया नामक जो डिजिटल मुद्रा का उपयोग है वो पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। डिजिटल ई रुपया मुद्रा के लाभों और अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करने के लिए नगर सेवकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पटना नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने में योगदान देगी, साथ ही व्यक्तियों को अपने घरों से भुगतान करने के लिए सुविधाजनक सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार में धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई। तो देखा जाए तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर में के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म साबौर कुंवर की खोज की है। कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिन में तैयार होने वाली धान की इस नई किस्म की खोज अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादकों के किसानों के लिए लाभकारी है। इसका जो औसत उत्पादन है वो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन इसका जो है वो 87 क्विंटल तक है। ठीक है, और इसमें पौधे की जो लंबाई होती है वो 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह किस्म जीवाणु झुलसा, अंगमारी, झोंका एवं कंडुआ रोग प्रतिरोधी है, तना छेदक, भूरा कीट और पत्तिल पेटक के प्रति सहनशील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता। तो देखा जाए तो 22 मई को बंदरगाह परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता देगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने केरल के मुन्नार में हरित नौवहन को बंदरगाह की डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं में देखें तो कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदम्बरनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन विकसित किए जाएंगे। ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू बीओ चिदम्बरनार
पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए 2-2 ट्रक खरीदे जाएंगे। फिर रिवर और सी क्रूज बुकिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और ट्यूटिकोरी बंदरगाह अगले वर्ष तक स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे। ग्रीन शिपिंग के बारे में देखें तो ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषक को, ठीक है, उत्पन्न जो प्रदूषकों हैं उसे पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। देखा जाए तो 9 मई को नीति आयोग के द्वारा मार्च 2023 के लिए देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के शीर्ष 5 शामिल सभी जिले झारखंड से हैं। ठीक है, इस रैंकिंग में जो 5 शामिल जिले हैं वो सभी झारखंड से हैं। देखिए शीर्ष रैंकिंग जो 5 जिले हैं उसमें प्रथम स्थान मिला है साहिबगंज को, दूसरा स्थान मिला है रामगढ़ को, तीसरा स्थान मिला है गोड्डा को, चौथा स्थान मिला है हजारीबाग को और 5वां स्थान मिला है पश्चिमी सिंहभूम को। ठीक है, और इन जिलों में जो विकास योजनाएं हैं उसके संदर्भ में बेहतर काम किया गया है। चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग तय करने के संदर्भ में नीति आयोग ने 5 व्यापक पैरामीटर तय किए हैं। अब वो 5 पैरामीटर देखें तो स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु 30% अंक, शिक्षा के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 30% अंक, कृषि और जल संसाधन के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 20% अंक और वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 10% अंक, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में अच्छा काम करने हेतु 10% अंक दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 25 मई को राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूपेण से ई शासित राज्य घोषित किया। ई शासन के मद्देनजर राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। देखा जाए तो केरल डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है। सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन। तो देखिए 16 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया। इसका जो लंबाई है वो है 570 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 4.2 मीटर। यह स्काई वॉक ब्रिज माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है। इस स्काई वॉक ब्रिज परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों के द्वारा उपयोग करने का संभावना है और स्मार्ट सिटी फंड के तहत इसमें 28.45 लाख करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित स्काई वॉक का उद्देश्य जो है वह रंगनाथन स्ट्रीट, मैडली रोड, मार्केट स्ट्रीट पर यातायात को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ। तो देखिए तो 15 मई को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरल कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना है। देखा जाए तो मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के लिए प्रगति ट्रैकिंग में क्रांति लाना है। यह मेरी लाइफ COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो नासमझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल। तो 16 मई 2023 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल जो है वो दूरसंचार विभाग का एक पहल है। संचार साथी पोर्टल किसका है? तो दूरसंचार विभाग का।
और मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों से सुरक्षित करने के लिए संचार साथी पोर्टल में 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है, जो कि चोरी और खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए है। दूसरा है अपने मोबाइल कनेक्शन जाने, अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन जानने के लिए। तीसरा है ASTR मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, यानी कि फर्जी ग्राहकों की पहचान करना इसमें शामिल है। ठीक है, संचार साथी पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला। तो देखा जाए तो राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। खनन के साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है। यह लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग को पूरा कर सकती है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, राजस्थान में उससे भी अधिक यानी उससे भी बड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। कहां? तो राजस्थान में, जो कि लिथियम की मात्रा जो है वो देश में 80% मांग को ये पूरा कर सकता है, केवल राजस्थान में। ठीक है, देखिए लिथियम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग जो ईवी है, ईवी बैटरी, जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं उसमें ईवी बैटरी है, उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। लैपटॉप है, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन या फिर कोई भी चार्जेबल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो स्मॉल साइज में ज्यादा अधिक से अधिक एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग जो है वो बैटरी में होता है। वर्तमान में अधिकतर जो ईवी लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग हो रहा है और लिथियम को विदेशों में इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, विदेश से हम लोग मंगाते हैं लिथियम आयन बैटरी को, क्योंकि भारत में नहीं पाया जाता था, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इसके भंडार मिल गए। ठीक है, इसी वजह से क्या होता था कि इसकी कीमतें बहुत महंगी थी। लिथियम क्या है? तो एक अलग धातु है जिसका प्रयोग हमने बता दिया, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। तो पहला है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश। तो देखा जाए तो 22 मई 2023 को आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डॉनेली ने नए नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। इसका उद्देश्य है शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य चेतावनी में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य संबंधित खतरे शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, श्रीलंका में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तो देखिए, श्रीलंका के सभी 25 जिलों के 300 स्कूली छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त की और इस छात्रवृत्ति को योग्यता के आधार पर दिया गया और प्रत्येक जिले से 6 छात्रों को ही हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपए प्रदान करती है। तो महात्मा गांधी छात्रवृत्ति श्रीलंका में छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया अरब लीग में शामिल। ठीक है, इसे फिर से शामिल किया गया है, पुनः सीरिया को अरब लीग में शामिल किया गया है। इससे पहले भी सीरिया जो था वो अरब लीग में था, लेकिन 2011 में अरब लीग से इसे निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वहां बहुत वर्षों से गृह युद्ध चल रहा था और इस गृह युद्ध के दौरान जो दमन के कारण इसे 2011 में अरब लीग से अलग किया गया था। ठीक है, अरब लीग में कौन कौन से आते हैं तो ये देखें, तो उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व एशिया के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है ये अरब लीग, जिसमें अभी वर्तमान में कुल 22 सदस्य देश हैं, जिसमें आपको यमन, अल्जीरिया, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन है। ठीक है, ये 22 देश जो है
अभी वर्तमान में अरब लीग के सदस्य हैं। देखा जाए तो अरब लीग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना है और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत बनाएगा मालदीव में एकता हार्बर बंदरगाह। तो देखा जाए तो 3 मई को भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव समकक्ष जो मारिया दीदी हैं, मतलब वहां के जो रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री मालदीव के, वो है मारिया दीदी, जो कि माले में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए एकता बंदरगाह का आधारशिला रखी है। एकता बंदरगाह की आधारशिला उथुरू थिला फुलहू एटोल के सिफावरू में रखी गई है, जहां पर भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है। एकता हार्बर सिफावरू में एक तट रक्षक बंदरगाह और मरम्मत की सुविधा है तथा यह भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। भारत ने मालदीव के समुद्र में स्थित सिफावरू बंदरगाह के विकास और उसकी देखभाल करने का भी समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रोनाल्डो विश्व में सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ी। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ियों की सूची है उसको जारी की गई है। फोर्ब्स ऑन फील्ड कमाई के आंकड़ों में 1 मई 2022 से 1 मई 2023 के बीच जो अर्जित सभी पुरस्कार राशि, ठीक है, पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस है, उसे शामिल किया गया है। पहले स्थान पर है फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, और इनका संपत्ति दिखाया गया है 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है, फिर फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी हैं अर्जेंटीना के 130 मिलियन के साथ। फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे हैं फ्रांस के 120 मिलियन के साथ। बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स हैं यूएस के 119.5 मिलियन के साथ। ठीक है, ये लिस्ट जो है आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। पहला है क्रेडिट डेबिट कार्ड से विदेशों में 7 लाख तक टीसीएस फी। टीसीएस यानी स्रोत पर कर संग्रह। देखा जाए तो वित्त मंत्रालय ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख तक के खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह फ्री करने, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण योजना और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना। अंतरराष्ट्रीय डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है उसके जरिए विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख तक खर्च को उदारीकृत धन प्रेषण योजना से बाहर रखा जाएगा और उस पर टीसीएस नहीं कटेगा। वर्तमान में विदेशों में इलाज और पढ़ाई पर होने वाला 7 लाख तक के खर्च पर टीसीएस नहीं कटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पेटीएम का एसबीआई कार्ड लॉन्च किया। तो देखिए 18 मई को पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने रुपे नेटवर्क पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। ये कार्ड का उपयोग करके पेटीएम मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेन देन पर छूट प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को पेटीएम ऐप पर मूवी और यात्रा टिकट बुक करने पर 3% का कैशबैक, पेटीएम ऐप पर अन्य सभी खरीद पर 2% का कैशबैक और अन्य पर 1% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया। तो देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 451(1)(a)(6) के तहत आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह कंपनी नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर सकेगी और 14 अन्य एनबीएफसी जो हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो अलग अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इन 7 एनबीएफसी का लाइसेंस हुआ कैंसिल, जो कि पहला है कुर्गी टी कंपनी, फिर दूसरा है त्रिमूर्ति फिनवेस्ट, तीसरा है ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया, चौथा है जेबी मोदी सिक्योरिटीज, पांचवा है केके पटेल फाइनेंस, सातवां है पूर्वी फिनवेस्ट जेनफिन कैपिटल,
इन सातों का लाइसेंस रद्द हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार बढ़कर 794.64 मीट्रिक टन। तो देखा जाए तो आरबीआई के सोने का भंडार वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 794.64 मीट्रिक टन हो गया है। ठीक है, 794.64 मीट्रिक टन। देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022 में 760.42 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 5% का वृद्धि हुआ है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में 34.22 टन सोना खरीदा है। नेक्स्ट है कि इसमें आगे देखें तो 21 मार्च 2023 तक देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार 578.449 बिलियन डॉलर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये 30% प्रदान करने की घोषणा की है। आगे है कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को किस राज्य ने पीछे छोड़ा है? तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़ दिया? तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश आगे आ गया है चीनी उत्पादन में, यानी प्रथम स्थान पर आ गया है चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन देश बना है? तो ये बना है नीदरलैंड। तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना है नीदरलैंड। पहला कौन है? अमेरिका, और दूसरा है यूएई। नेक्स्ट देखें तो केपलर के आंकड़ों के अनुसार कौन देश यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? तो ये बना है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। ऑपरेशन ध्वस्त। देखा जाए तो संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया। 17 मई 2023 को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत देश के 8 राज्यों में 324 जगहों पर छापेमारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में कुल 129 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो आतंकवादी समूह है, गैंगस्टर और ड्रग तस्कर है, उससे जुड़े गठजोड़ को समाप्त करना है। इसके तहत एनआईए ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में छापेमारी कर नियोजित ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अलमोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास। अलमोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ 23 से 25 मई को। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अलमोहद अल हिंदी 2023 का दूसरा संस्करण का समुद्री चरण सऊदी अरब के अल जुबैल में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस अभ्यास में आईएनएस तर्कस, आईएनएस सुभद्रा और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। देखा जाए तो आरएसएनएफ मतलब रॉयल सऊदी नेवल फोर्स जो है उसका जो प्रतिनिधित्व किया था वो था एचएमएस बद्र और अब्दुल अजीज MH-60R हेलो और यूवी द्वारा किया गया था प्रतिनिधित्व। इसका जो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान और एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ड्रिल का संचालन करके दोनों सेनाओं बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना। ठीक है, अंतःक्रियाशीलताओं को बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है असम में बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत। तो देखा जाए तो 16 मई को भारतीय सेना की गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूह के साथ मिलकर असम में मानस नदी का हगरावा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमों के संयुक्त प्रयासों से जलमग्न क्षेत्रों के लोगों को बचाव मिशन के लिए समन्वय और पूर्वाभ्यास शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 35वां इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पेट का आयोजन। तो देखा जाए तो 3 से 10 मई भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना
रॉयल थाई नौसेना ने भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल के 35वें संस्करण का आयोजन किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखा जाए तो ये तस्करी, अवैध आवर्जन की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव संचालन के लिए सूचना के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। तो 28 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना की तीसरी स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल का परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया। ये जो युद्धपोत है इम्फाल, उसको कई विशिष्ट तकनीकों तथा उच्च स्वदेशी सामग्री से लैस किया गया और इस नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है और इम्फाल का निर्माण जो है वो मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा किया गया है, मझगांव डॉक लिमिटेड, और जो कि भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा, जो अमेरिका का है, वो वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार का विजेता रहे डॉक्टर एडना अदन इस्माइल। ठीक है, और ये सोमालीलैंड के हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत रही थी। ठीक है, और डॉक्टर एडना अदन स्माइल सोमालीलैंड की महिला प्रशिक्षित नर्स, मिडवाइफ एवं वहां के विदेश मंत्री भी रही हैं। और देखा जाए तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। इसके तहत जो पुरस्कार राशि है वो 1.5 मिलियन डॉलर से भी अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गुइलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 2 मई 2023 को ईरान की जेल में निरुद्ध 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2023 का गुइलेमो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित इसमें लगभग आपको $25,000 का ये पुरस्कार जो है वो हर प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। देखा जाए तो 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह में लता मंगेशकर की स्मृति में प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। बुकर पुरस्कार जो है वो देखा जाए तो 24 मई 2023 को वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का घोषणा किया गया। विजेता कौन है? तो विजेता है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोदिनोव ये बुल्गारियाई लेखक है। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित तथा एंजेला रोडेल द्वारा अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया गया है। ठीक है, जॉर्जियो गोस्पोदिनोव के द्वारा लिखा गया है और एंजेला रोडेल के द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, विजेता दोनों है, मतलब दोनों को समान राशि दिया जाएगा, 50,000 पाउंड में दोनों को समान रूप में बांटा जाएगा। अब पुस्तक जो है वो है टाइम शेल्टर, एक उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 8 मई को पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्र के वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबियाई यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। पुलित्जर पुरस्कारों की श्रेणी में कुल 15 पुरस्कार शामिल है, जबकि 7 अन्य यानी ड्रामा, फिक्शन, संगीत आदि के लिए हैं। ठीक है, देखिए जन सेवा कैटेगरी पब्लिक सर्विसेज के कैटेगरी में दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस को।
ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में दिया गया है लॉस एंजलिस टाइम्स का स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में दिया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को। और एक्सप्लेनेटरी डिस्कशन द अटलांटिक लोकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है अन्ना वोल्फी को, जो कि मिसिसिपी टुडे से है। फिर नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार कैरोलिना किचनर को। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। आगे देखें तो ऑडियो रिपोर्टिंग में दिया गया है गिलमेट मीडिया का स्टाफ को। फीचर राइटिंग में दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार को। कमेंट्री में दिया गया है काइल विटमायर एलकॉम बर्मिंगम को। क्रिटिसिज्म में दिया गया है एनरी लॉगच्यू, जो कि न्यूयॉर्क मैगजीन से। फिर है एडिटोरियल राइटिंग में एमी ड्रिस्कोल मियामी हेराल्ड से। और एडिटोरियल कार्टूनिंग में दिया गया है इस वर्ष किसी को नहीं। ठीक है, एडिटोरियल कार्टूनिंग में देखा जाए तो इस वर्ष जो है वो किसी को भी नहीं दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ को। और फीचर फोटोग्राफी में दिया गया लॉस एंजलिस टाइम्स के क्रिस्टियाना हाउस को। अब पुस्तक और ड्रामा और संगीत कैटेगरी में देखें तो फिक्शन में दिया गया है ट्रस्ट हरनाउन डियाज और डेमोन कैपरहेड को, जो कि बारबरा किंग सोलवर के हैं। हिस्ट्री में दिया गया है फ्रीडम्स डोमिनियन अ सागा ऑफ व्हाइट रेजिस्टेंस टू फेडरल पावर जेफरसन कोवी। ठीक है, चलिए आगे देखें तो ड्रामा कैटेगरी में देखा जाए तो दिया गया है इंग्लिश तनास्टोसी को। बायोग्राफी में दिया गया है जी मैन जे एडगर हुगो एंड द मेकिंग ऑफ अमेरिकन सेंचुरी बैरबली गेज को दिया गया है इसके लिए बायोग्राफी में। फिर पोएट्री में दिया गया है देन द वॉर एंड सेलेक्टेड पोयम 2007 से 2022, यह है कार्ल फिलिप्स को दिया गया है। फिर जनरल नॉन फिक्शन में दिया गया है हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। ठीक है, रॉबर्ट सैमुअल्स तथा टोनुस ओनुडुप्पा को दिया गया है। ठीक है, संगीत में दिया गया है ओमार रियान गिडेंस व माइकल एबल्स को। मेमोर ऑटोबायोग्राफी में दिया गया स्टे ट्रू हुआसू को। 22 श्रेणियों में दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कारों में 15,000 डॉलर की जो राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं कान फिल्म महोत्सव 2023 की ओर। तो देखा जाए तो 16 से 27 मई को फ्रांस का प्रतिष्ठित क्षेत्र में कान फिल्म महोत्सव कान में संपन्न हुआ। भारत की 4 फिल्मों का प्रदर्शन इस महोत्सव में विभिन्न खंडों में किया गया। और इस वर्ष महोत्सव का उद्घाटन फिल्म जो था वो था जेनी डू बेरी, निर्देशिका है इसके माई वैन। तो देखा जाए तो इस वर्ष का जो प्रमुख पुरस्कार है वो इस पुरस्कार में जो प्रमुख पुरस्कारों को दिया गया है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पाम डी ओर पुरस्कार है वो दिया गया है एनाटॉमी ऑफ द फॉल को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे हैं ट्रॉन होंग, जो कि वियतनाम के हैं और इनकी फिल्म थी द पोर्ट ऑफ फोल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है टर्किश अभिनेत्री है मर्वे डिजदार, फिल्म है अबाउट ड्राई ग्लासेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जापानी अभिनेता है ओजी याकुशो, फिल्म है परफेक्ट डेज। फिर आपको ज्यूरी का पुरस्कार दिया गया है फिनलैंड की फिल्म फॉलन लिव्स को, जिसके निर्देशक हैं अकी कौरिस्माकी। फिर ऑनरेरी पाम डियोर जो है वो दिया गया है अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को और साथ ही हैरिसन फोर्ड को। गोल्डन कैमरा दिया गया है इनसाइड द येलो कोकून सेल को, जो कि वियतनामी फिल्म है, निर्देशक है फान थिन एन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नेक्स्ट है लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार 2023। लॉरिस का विश्व खेल पुरस्कार 2023 देखें तो ये 8 मई को खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2023 के लॉरियस पुरस्कारों की घोषणा पेरिस में की गई। लॉरियस पुरस्कारों की सूची देखें हम लोग तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। फिर लॉरियस का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है सैली एंड फ्रेसर को, जो कि जमैका की एथलीट है। लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाला यानी वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है कमबैक प्लेयर जो है कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर ये है क्रिश्चियन एरिक्सन, डेनमार्क का फुटबॉल खिलाड़ी है। फिर लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो है वो है अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम।
तो यह लॉरिस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दिया गया है कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर देखा जाए तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी, इसके लिए दिया गया है कैथरीन डेबनर को, जो कि स्विट्जरलैंड के है और स्विट्जरलैंड के व्हील चेयर एथलीट है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है चीनी मूल के अमेरिकी फ्री स्टाइल स्कीयर को, वो है इलियन जोयू, इलियन जोयू। फिर स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया है टीम अप को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग आईफा पुरस्कार की ओर। आईफा 2023 तो 26 से 27 मई को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा के 23वें पुरस्कार का वितरण जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अबू धाबी में किया गया। और यह लगातार दूसरा वर्ष था जब आईफा का पुरस्कार जो है इसका वितरण हुआ है अबू धाबी में। पॉपुलर श्रेणी के पुरस्कारों में देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रहा वो रहा दृश्यम 2, निर्देशक है अभिषेक पाठक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो है आर माधवन, इनकी फिल्म थी रॉकेटरी द लंबे इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ऋतिक रोशन, फिल्म विक्रम वेदा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुने गए हैं अनिल कपूर, जुग जुग जियो मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है मौनी रॉय, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। ठीक है। और देखा जाए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू जो पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू रहे वो शांतनु महेश्वरी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और बबील खान काला के लिए, इन दोनों को दिया गया। ठीक है। सबसे डेब्यू महिला जो रहा वो रहा कुशाली कुमार, धोखा अराउंड द कॉर्नर के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत का जो पुरस्कार दिया गया वो प्रीतम को दिया गया, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो रहे वो अरिजीत सिंह रहे, ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जो है वो है श्रेया घोषाल, ब्रह्मास्त्र के रसिया गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य, केसरिया के लिए। ठीक है। सिनेमा में फैशन के लिए जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा वो मनीष मल्होत्रा को रहा। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बाय एन एक्टर इन इंडियन सिनेमा ये दिया गया है कमल हसन को। कुछ तकनीकी पुरस्कार भी हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ पटकथा मतलब स्क्रीन प्ले, तो ये दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी रहा भूल भुलैया 2 का। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी रहा गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ संवाद गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ संपादन दृश्यम 2 को। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर रहा विक्रम वेदा को। और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण यानी साउंड मिक्सिंग में जो है वो है मोनिका ओ माय डार्लिंग के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन किया गया है भूल भुलैया 2 का। और स्पेशल इफेक्ट में दिया गया है ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा। ठीक है। रणवीर कपूर की मूवी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। पहला है जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो देखा जाए तो 12 मई 2023 को प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और आईयूसीए के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। नार्लिकर एएसआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे। नार्लिकर को ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खगोल शास्त्र और गुरुत्वाकर्षण पर अपने काम के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। ये पुरस्कार 2022 में स्थापित किए गए तथा इसका नाम गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है, जो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान। तो देखा जाए तो बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सूखी बल्ब और तरल बल्ब कार्गो जहाजों को संभालने में कोचिन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप। तो देखा जाए तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा सियाल को ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार
फिल्म और टेलीविजन में सेल के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, सियाल होगा, सियाल के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर, यानी अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ए के जैन। तो नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रवनीत कौर। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। फिर है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज सोनी। तो नेक्स्ट है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं पी कृष्णा भट्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। सिंगर टीना टर्नर 12 ग्रैमी पुरस्कार विजेता, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल नाम से प्रसिद्ध टीना टर्नर का स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख के पास कुसनाच में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्रीचंद परमानंद हिंदुजा का 17 मई 2023 को लंदन में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है एंटोनियो कार्वाजाल, 5 फुटबॉल विश्व कप में भाग लेने वाले जो ला टोटा के उपनाम से प्रसिद्ध पहले मैक्सिकन खिलाड़ी एंटोनियो कार्वाजाल का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर के प्रमुख मतलब पूर्व वैज्ञानिक। ठीक है, सीएसआईआर के पूर्व वैज्ञानिक एन गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग पुस्तक की ओर। तो के सैलजा की आत्मकथा माई लाइफ इज अ कॉमरेड, माई लाइफ इज अ कॉमरेड जो किसका है, तो के सैलजा की आत्मकथा है। के सैलजा लेखक हो गए, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मंजू सारा राजन। ठीक है, कोची बीएनएल फाउंडेशन की पूर्व सीईओ और पत्रकार। ठीक है, लेखक कौन कौन है, के सैलजा और मंजू सारा राजन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसके लेखक है अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस, नारायण बाघुला। ठीक है, नारायण बाघुल रिफ्लेक्शंस के ठीक है लेखक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर। पहला है चीन रिकॉर्ड 13वीं बार सुदीरमन कप का विजेता। तो देखा जाए तो 14 से 23 मई 2023 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के द्वैवार्षिक सुदीरमन कप के 18वें संस्करण के लिए विश्व की चुनिंदा 32 टीमों के बीच मुकाबला चीन में सूजो शहर में संपन्न हुआ और 21 मई को खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार कप जीतने में सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट का जो आगामी आयोजन है वो 2025 में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स में भारत के एच.एस. प्रणय का एकल खिताब। तो देखिए 23 से 28 मई 2023 को कुआलालंपुर में संपन्न मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन में भारत के एच.एस. प्रणय ने फाइनल में चीन के वेंग यांग हांग को हराकर जीता है और 6 वर्ष के अंतराल के पश्चात प्रणय ने विश्व बैडमिंटन महासंघ का कोई खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, पहली बार भारत को 3 पदक। तो देखिए 30 अप्रैल से 14 मई को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप संपन्न हुई। भारत के मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते। दीपक भोरिया ने फ्लाईवेट में और मोहम्मद हुशामुद्दीन ने फेदरवेट में तथा निशांत देव ने लाइट मिडिलवेट में जीता है। ठीक है, और इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 107 देशों के कुल 538 मुक्केबाजों ने इसमें भाग लिया था। आगे है इस पदक तालिका में 5 पहले राष्ट्र, तो उसमें उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर है कुल 9 पदक के साथ, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य है। ठीक है, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर है कुल 5 पदक के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत है। रूस के पास 6 पदक है,
जिसमें 2 स्वर्ण और 4 कांस्य है। क्यूबा के पास 6 पदक है और उसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। फ्रांस के पास 3 पदक है जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। और भारत के पास 3 पदक है जिसमें तीनों जो है वो कांस्य है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। तो देखा जाए तो 6 मई को भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग एथलेटिक मीट में रिकॉर्ड 88.67 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर जैवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान। देखा जाए तो मई 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग में जैवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में नीरज चोपड़ा का स्कोर जो है वो है 1455। विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 जेवलिन थ्रोअर में देखें जो कि 22 मई 2023 की स्थिति है, तो पहले स्थान पे आते हैं आपको नीरज चोपड़ा जो कि भारत के हैं। दूसरे स्थान पे है एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के। तीसरे स्थान पे है जेकब वाडलेज चेक गणराज्य के। चौथे स्थान पर है जूलियन बीबर जर्मनी के। और 5वें स्थान पे है अरशद नदीम पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बंतिका अग्रवाल। बंतिका अग्रवाल को इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब। तो देखिए तो 1 मई 2023 को नोएडा की 20 वर्षीय जो बंतिका अग्रवाल है उन्हें बुडापेस्ट में एक शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा इंटरनेशनल मास्टर्स नॉर्म प्राप्त करके इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब हासिल कर लिया है। बंतिका अग्रवाल भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी है जिन्हें शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर खिताब हासिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रियल मैड्रिड का कोपा डेल रे खिताब। तो देखा जाए तो 6 मई 2023 को स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट के कोपा डेल रे के 121वें संस्करण का फाइनल रियल मैड्रिड स्पेन और ओसासुना क्लब के बीच सेविले में खेला गया। विजेता रहे रियल मैड्रिड 2-1 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 57वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 20 से 28 मई को वर्ष 2023 की 57वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में डरबन में हुआ है। पुरुष एकल में विजेता है फान जेनडोंग चीन के हैं। उप विजेता है वांग चुकीन चीन के ही। महिला एकल में भी विजेता है चीन के सुन इंगशा जो कि चीन के हैं और उप विजेता है चेन मेंग चीन की ही। फिर पुरुष युगल में भी देखा जाए तो दोनों चीन के ही हैं, वांग चुकीन और फांग जिंगडेंग। और उप विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया के हैं, जांग वुजिन व लिम जोंग हुन। फिर महिला युगल में देखा जाए तो ये भी विजेता जो है वो दोनों चीन के ही हैं, चेंग मेंग और वांग यीदी। और उप विजेता दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। फिर मिश्रित युगल में देखा जाए तो यहाँ भी विजेता जो है वो चीन के ही हैं, वांग चुकीन और सुन यिंगसा। ठीक है, और जापान के उप विजेता रहे हिना हयाता और तोमोकाजु हरिमोतो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ला लीगा 2023 बार्सिलोना चैंपियन। देखा जाए तो 12 अगस्त से 4 जून को, ठीक है, 12 अगस्त 2022 से लेकर 4 जून 2023 तक स्पेनिश फुटबॉल का प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा का सत्र 2022-23 खेला गया और बार्सिलोना क्लब की 27वीं बार टूर्नामेंट में जीतने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो गोकुलम लीग को लगातार तीसरी बार महिला फुटबॉल लीग का खिताब। देखिए 26 अप्रैल से 21 मई को वर्ष 2022-23 का हीरो महिला फुटबॉल लीग का छठा संस्करण विभिन्न शहरों में खेला गया। विजेता रहे गोकुलम केरल 5-0 से और यह लगातार तीसरी बार विजेता है। उप विजेता रहा है किंग स्टार्ट एफसी कर्नाटक से। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए हैं इंदुमती कैथीरेसन जो है वो भारतीय है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए हैं। सर्वाधिक गोल करने वाले हैं सवित्रा भंडारी, 29 गोल इन्होंने किया है, नेपाल के हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है पोर्स टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023। पोर्स टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये 15 अप्रैल से 1 मई को इंग्लैंड के शेफील्ड में वर्ष 2023 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप संपन्न हुई। विजेता है लूका ब्रेसेल्स, बेल्जियम के हैं। विजेता को प्राप्त राशि जो है वो है 5 लाख पाउंड।
दूसरा स्थान रहा मार्क एंथोनी सेल्बी का, जो कि इंग्लैंड के हैं। चलिए अगला देखें। मई 2023 में दो फॉर्मूला वन रेस, ठीक है, एक है मियामी और दूसरा है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आयोजन हुआ। और देखा जाए तो 8 मई को मियामी में आयोजित जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स रेस है उसमें विजेता रहे एम वर्स्टापन जो कि रेड बुल टीम के हैं, वो रहे विजेता। उप विजेता रहे एस पेरेज रेड बुल टीम के। चलिए अगला देखें। 28 मई को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में विजेता रहा एम वर्स्टापन रेड बुल टीम का और उप विजेता रहा एफ एलोन्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 15 अप्रैल से 1 मई 2023 को इंग्लैंड के शेफील्ड में वर्ष 2023 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप संपन्न हुआ। विजेता रहे लूका ब्रेसेल्स, बेल्जियम के हैं लूका ब्रेसेल्स विजेता रहे और विजेता को प्राप्त राशि है 5 लाख पाउंड। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ मार्क एंथनी सेल्बी को, जो कि इंग्लैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटालियन टेनिस ओपन रोम मास्टर्स 2023। तो देखा जाए तो ये 9 से 21 मई को रोम में इटालियन ओपन टेनिस संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता है डेनियल मेदवेदेव रूस के और उप विजेता है होल्गर रून डेनमार्क के। महिला एकल में विजेता है एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान के हैं और यूक्रेन के हैं उप विजेता आनहेलिना कालिनिना। फिर एटीपी लेवल 1000 का पुरुष का युगल खिताब अगर देखें तो यह ह्यूगो नीस मोनाको का और जेलेंस्की पोलैंड का जो विजेता रहे। और WTA लेवल 1000 की महिला के युगल का देखा जाए तो विजेता है स्टॉर्म हंटर ऑस्ट्रेलिया की और जिसे मार्टिनस जो कि है बेल्जियम के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 में। तो देखा जाए तो 25 अप्रैल से 7 मई 2023 को मैड्रिड स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 संपन्न हुआ है। 25 अप्रैल से लेकर 7 मई को, ठीक है। विजेता देखिए पुरुष कैटेगरी में तो कार्लोस अल्काराज है स्पेन के, एकल विजेता पुरुष एकल में देखा जाए, ठीक है। और इसी में उप विजेता जो है जो हारे हैं फाइनल में वो है जॉन लेनार्ड स्ट्रूफ जर्मनी के। महिला एकल में विजेता है आपको आरियाना साबालेंका बेलारूस के, उप विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के। पुरुष एकल में विजेता देखें तो दोनों रूस के ही हैं कैरन रुचानोव और आंद्रे रुब्लेव। उप विजेता है रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के। महिला युगल में देखा जाए तो विजेता है विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस के और ब्रिटिश हंडार्ट माइया ब्राजील के। उप विजेता है कोको गॉफ और जेसिका पेगुला दोनों अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं खेलकूद की ओर। तो मुरली श्रीशंकर ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता। 24 मई को भारत के लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस के कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता। भारत के जैस्मिन एल्विन ने रजत पदक जीता। तो मुरली श्रीशंकर ने 8.18 मीटर की छलांग लगाई थी जबकि जैस्मिन एल्बी ने 7.81 मीटर की छलांग लगाई थी, ठीक है। कलिथिया में अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में एक विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल का ये इवेंट था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा गतका का मार्शल आर्ट। पंजाब की पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका को 2023 अक्टूबर में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। गतका मार्शल आर्ट का एक रूप है जो कि मुख्य रूप से पंजाब के सिखों और अन्य संबंधित जातीय समूहों से जुड़ा हुआ है। यह मार्शल आर्ट तलवार को धारण करता है तथा युद्ध कौशल और आत्म संयम को छड़ी देता है। गतका की उत्पत्ति तब हुई जब छठे सिख गुरु हरगोविंद ने मुगल युग के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण को अपनाया था। इसे अक्सर आदिशक्ति योग या स्वयं को सशक्त बनाने वाला युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी 2023 का विजेता। तो देखा जाए तो 14 मई 2023 को हॉकी हरियाणा ने 11 दिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल में हॉकी झारखंड को 3-2 से हराकर
हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता। ठीक है, विजेता कौन रहा? हरियाणा। आयोजन कहाँ हुआ था? तो राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। तो देखा जाए तो तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए। बोपल्ला प्रणीत ने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के जीएम हंस निमन को हराकर ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त किया। ठीक है, जीएम हंस निमन को हराया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में एक दिवसीय टेस्ट, T20 और आईपीएल, ठीक है, एक दिवसीय टेस्ट, T20 और आईपीएल में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह है शुभमन गिल। चारों फॉर्मेट में इसने सेंचुरी लगाई है एक ही कैलेंडर वर्ष में शुभमन गिल ने। नेक्स्ट T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए? तो सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में बने हैं केएल राहुल। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारियों के हिसाब से 12000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये है बाबर आजम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग दिवस की ओर। 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इसका थीम या विषय कहा जाए तो यह था अस्थमा केयर फॉर ऑल। 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। थीम है एक साथ कार्रवाई में तेजी लाएं, जीवन बचाएं, अपने हाथ को साफ करें। 7 मई को था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को दूसरा था विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया गया 8 मई को, और इसका थीम था एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम है आवर नर्स आवर फ्यूचर। 13 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार और जनसंख्या परिवर्तन। 17 मई को मनाया गया विश्व संचार दिवस। 17 मई को मनाया गया है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या फिर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम था संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। थीम है परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्न मधुमक्खी। 21 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। फिर 22 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम था समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 28 मई को मनाया गया विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को एक और मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। 30 मई को मनाया गया हिंद पत्रकारिता दिवस। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। थीम है हमें भोजन की आवश्यकता, तंबाकू की नहीं। तो चलिए ये वीडियो यहां समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको लिंक दे दिया गया है पीडीएफ डाउनलोड करने का। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और डायरेक्ट लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक कीजिए, सीधे उस पीडीएफ पे जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर onlinestudycenter.in वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।